नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साइलेंट लेटर्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये इसीलिए है क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग में बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो कि स्पेलिंग में यूज तो होते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं किए जाते। तो ऐसे कौन से वाले लेटर्स होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कॉमन समझ जाएंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन करना मेरी गारंटी है कि आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है क, यानी कि अल्फाबेट के। ये जो है ना, ये अगर वर्ड के पीछे आता है तो हम उसे कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं बैक, तो उसमें तो हम कहने ही वाले हैं, क का साउंड आएगा ही। लेकिन अगर किसी वर्ड के बिगिनिंग में आता है और उसके बाद एन है, हर एक वर्ड के बिगिनिंग में नहीं, क्योंकि किक जैसे वर्ड्स में भी हम क कहते हैं, लेकिन अगर कहीं पे के एन है, जैसे कि नाइफ है या नॉक है या नो है, तो उनमें हम के को कर देते हैं साइलेंट। तो ये जो के एन वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको कहीं भी दिखे तो समझ जाना कि के जो है वो साइलेंट रहेगा। अगर आपको के समझ में आ गया तो फिर प भी जल्दी से समझ जाएंगे। पी का जो साउंड है वो कई बार साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? जब उसके आगे एस का स्पेलिंग हो, यानी कि पी एस अगर किसी स्पेलिंग में आप देखते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है या साइकिक है या साइकाइट्री है, ऐसे कोई भी वर्ड्स आप देखेंगे, ये ज्यादातर मेडिकल वर्ड्स ही होते हैं, तो उनमें पी जो है वो साइलेंट है और हम सिर्फ और सिर्फ एस का साउंड यूज करते हैं, तो वो हो जाता है साइकोलॉजी। तो देख रहे हैं, पी तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, तो उसको कई लोग गलती कर देते हैं, इसमें पी साइकोलॉजी भी बोलते हैं कई लोग उसको। तो हमको स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एस का ही साउंड आएगा। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, जैसे कि निमोनिया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एन अगर आया तो पी साइलेंट ही होना चाहिए। लॉजिक सिंपल ये है कि पी और एन का साउंड नहीं है साथ में, तो पी एन ऐसा कोई साउंड ही नहीं होता है, ऐसा कोई साउंड नहीं होता है, तो इसी वजह से पी को हम साइलेंट कर देते हैं। ये जो वर्ड्स है ना, ये दूसरी लैंग्वेजेस से आए हैं, इसीलिए इन्हें लिखा ऐसे जा रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए था स्पेलिंग में, पर अब है तो उसे साइलेंट कर दो। कई बार ऐसा होता है कि पी एस और पी एन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है। अगर आप रूल नहीं याद रख सकते तो आप ये कोशिश कीजिए कि क्या आप पी एस और पी एन बोल पाएंगे, ऐसा साउंड क्या आप निकाल पाएंगे अपने मुंह से? मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है, ठीक है, तो वहाँ पे तो साइलेंट ही आएगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा फेवरेट वाला है ना रिसीट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें पी बीच में साइलेंट हो जाता है। अब उस चीज़ का कोई लॉजिक है ही नहीं, इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। सी में जब हम जा रहे हैं तो हम ये सीख लेते हैं कि सी जो है ना, उसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उसमें एस भी आता है और क भी आता है, यानी कि सी को स और क दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये जो सी है ये एस के बाद आता है तो वो हो जाता है साइलेंट। यानी कि जैसे मसल में आया या सीन में आया या सेंट में आया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम साउंड जो है ना वो स का ही यूज कर रहे हैं। साइलेंट मैं उसको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सी यहाँ पे स बन जाता है। तो मसल, सीन, सेंट। टेक्निकली साइलेंट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जब मैं मसल कहती हूँ तो आप देखेंगे तो मेरा जो स है ना वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये समझना है कि जब एस और सी साथ में आते हैं तब हम साउंड किसका लेते हैं? एस का। और इसी तरीके से सी में और भी रूल्स हैं, जैसे कि अगर कभी सी जो है वो दो बार आ जाए किसी स्पेलिंग में, ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क करके बोलूं या स करके बोलूं या स और क दोनों बोलूं। तो अगर वो दो बार आ रहा है स्पेलिंग में तो हमें फर्क देखना बहुत जरूरी है। रूल ये है कि अगर ये जो डबल सी है इसके पीछे स्पेलिंग में ए ओ या यू है, वावल्स में से अगर ए ओ या यू है, जैसे कि ओकेजन है, डबल सी के बाद ए है, तो फिर वो डबल सी बन जाता है क। वैसे ही अगर ई या आई है डबल सी के बाद, तो फिर वो पहला वाला बन जाता है क और दूसरा वाला बन जाता है स। जैसे कि एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में क्या है? आई है, तो
पहला सी क हो गया, दूसरा स हो गया। वैसे ही होता है एक्सेंट, उसमें क्या आता है, ई आता है। तो कई कई लोगों के पास एक्सेंट गाड़ी होती है, उसे एसेंट कहते हैं। डबल एस तो कभी भी नहीं आता है। डबल सी जब लिखा है तो स का साउंड नहीं आता है, सिंगल स नहीं आता है। या तो क आएगा या फिर क और स का मिक्स आएगा, सिर्फ स तो कभी भी नहीं आता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर था। अब आगे बढ़ने वाली हूँ जी की तरफ। जी जो होता है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि घ नहीं होता है, ग ही होता है। लेकिन इंग्लिश में कई बार जी को भी चुप करा देते हैं, उसको भी कई बार साइलेंट करा देते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये साइलेंट होता कब है। तो जैसे अगर जी के आगे एन जाता है, वैसे ही जैसे पी के आगे एन जा रहा था, मैंने आपको कहा था कि पी और एन का साउंड नहीं है, वैसे जी और एन का भी साउंड नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में जी के आगे एन जाता है, जैसे फॉरेन, ठीक है, तो हम जी को बोलते ही नहीं है, हम उसको साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, उसका मतलब जरूर है स्पेलिंग में, क्योंकि हमारा जो वॉइस है वो थोड़ा एलोंगेट हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन बोलने के लिए साइलेंट कहते हैं। जैसे कि साइन करते क्या है, आइन, आइन, तो ये जो है ना वो थोड़ा लंबा खींच रहा है, वो जी की वजह से लंबा खींच रहा है। फॉरेन, एन, तो वो लंबा खींच रहा है, लेकिन बोलते वक्त, प्रोनाउंस करते वक्त जी की आवाज नहीं आती है। जी का काम क्या है, अगर मैं जी को प्रोनाउंस नहीं कर रही होती तो मैं कहती सिन, साइन थोड़ी ना कहती। इसीलिए जी की जरूरत थी इन स्पेलिंग्स में। अब जी है तो आपको पता है कि थोड़ा सा लंबा उसको खींचना है, पर जी की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, इतना याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। अब बी जो है ना वो बहुत सारी स्पेलिंग्स में देखने को मिलता है, लेकिन अगर एम के बाद आ गया तो बी हो गया साइलेंट। अब आप ये पूछेंगे ये क्यों, एम के बाद बी आता है, ये वर्ड्स के स्टार्टिंग में नहीं आता है। जैसे जी और पी में आपने देखा ना कि जी एन से कुछ हो रहा है या पी एन से कुछ हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि बी एम का भी कोई साउंड नहीं होता है, एम बी का भी कोई साउंड नहीं होता है। इसमें ये चीज नहीं है। इंडिया में हम लोगों की गलती ये है प्रोनाउंसिएशन में कि अगर मैं आपको वर्ड दे देती हूँ क्लाइम, तो ज्यादातर लोग उसे कहते हैं क्लाइम ब। जो ब है ना वो एक्चुअल में सुनाई नहीं देना चाहिए, तो इसे कहना चाहिए क्लाइम, क्रम, कोम, टूम। म पे खत्म हो जाने वाले साउंड्स को भी हम ब की तरफ लेके जाते हैं, जो कि गलत है। जब भी म के बाद ब का साउंड है तो ब का साउंड एक्चुअल में नहीं आना चाहिए। ये हमारा मेन रूल है। आज आपने कुछ नया सीखा है तो इसको जरूर याद रखिएगा और देखिए आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं ट की। अब ट में एक्चुअल में कोई रूल नहीं है साइलेंस का, लेकिन कई बार ऐसा नोटिस होता है कि जहां वो बीच में आ जाता है, एस टी मैंने आपको कहा था ना, वैसे ही ये जो ट है जैसे एस के बाद आ रहा है या बीच में आ रहा है तो वो साउंड साइलेंट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि लिसन जैसे वर्ड्स है, कासल जैसे वर्ड्स है, विसल जैसे वर्ड्स हैं, इन सब में जो ट है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में त नहीं होता है, ट ही होता है, वो हमें सुनाई नहीं देता है, तो वो जो है एस का साउंड ले लेता है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू एस टी साउंड। क्यों? क्योंकि एस टी में भी एस और टी था, यहाँ पे मैं आपसे टी की बात कर रही हूँ, तो वन एंड द सेम थिंग। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न की। ये हमारा आज के लिए लास्ट अल्फाबेट है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और रूल से आपको हैरान नहीं करने वाली हूँ। न में सेम रूल अप्लाई होता है, जब न है वो एम को फॉलो करता है तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे बी है ना, बी भी जब एम को फॉलो करता है तो साइलेंट हो जाता है, और एन भी जब एम को फॉलो करता है तो साइलेंट हो जाता है। तो ये तो सेम सेम हो गए। एस टी और टी भी आपका सेम हो गया। पी और जी में भी रूल काफी सिमिलर है, तो काफी सारे रूल्स तो आपके सेम हो रहे हैं। जब एम एन आता है स्पेलिंग में, एम एन एम की बात नहीं कर रही, हाँ, स्पेलिंग में एम एन जब आता है तो स्पेलिंग को जैसे हम जी में करते थे वैसे इसको थोड़ा सा खींचेंगे। जैसे कि मैंने बोला ऑटम या डैम या कॉलम, तो ये जो है ना जो है वो थोड़ा खींचेगा, लेकिन साउंड फिर भी म का ही रहेगा, न तक जाएगा नहीं। ऑटम म पे ही खत्म होता है, पर इस तरीके से हम उसको खत्म करते हैं। तो ऐसा नहीं कहते ऑटम, उसे कहते हैं ऑटम। तो वो थोड़ा सॉफ्ट भी जाता है और म की वजह से वो थोड़ा सा खींचता भी है। एम और एन जब साथ में होते हैं तो एन की आवाज नहीं आती, सिर्फ एम की ही आवाज आती है।
आई होप अभी तक आप इतने कंफ्यूज नहीं हुए हैं और आपको ये सारे रूल्स याद रहेंगे। आप चाहें तो दोबारा ये चीज़ देख सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पे और उसको धीरे धीरे याद कर सकते हैं। शुरू शुरू में मैं जानती हूँ आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही नेचुरली आपके पास ये प्रोनाउंसिएशंस आ जाएंगे। काफ़ी सारे साउंड्स थे डिफ़िकल्ट इंग्लिश में और वो सारे के सारे आज आपने सीख लिए हैं। मैं जानती हूँ कि शायद इस बारे में आपको कोई डाउट्स हो सकते हैं। अगली बार मैं आपसे क्लास में मिलने आऊँगी और मैं आपसे बात करूँगी सेंटेंस स्ट्रेस की। स्ट्रेस देने नहीं आ रही, स्ट्रेस सिर्फ सिखाने आ रही हूँ, इसलिए टेंशन मत लेना। बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हैव अ वेरी गुड डे।